बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान ने अभी अपने कुछ ही पत्ते शो कराए तो अपोजिशन बौखला गई। अपोजिशन इधर उधर हाथ पांव मारने लगी और इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना ही गोल कर दिया और वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया अपोजिशन इत्तेहाद को, जिसने उनके आइंदा आने वाले बहुत से मामलात भी ख़राब करवा दिए हैं। इस सब के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि पूरी विंडो ही करप्ट हो चुकी थी, तो नई विंडो भी रात गए इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा मंसूबा और एक बहुत बड़ी साजिश, और इस सब में आपको मालूम है कि 23 मार्च की परेड आने वाली है। उस सब के अंदर ISPR की तरफ से कुछ मामलात किए गए, कुछ ट्वीट्स किए गए। उस सब में पाकिस्तान की अफवाज को और ISPR को और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से किस तरह से गालियां दी गईं, ये मामला क्या है और इस सारी की सारी सूरत हाल में इमरान खान ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये पूरी साजिश किस तरह से नाकाम बनाई गई है और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। मुनव्वर फरकान की वापसी के सिलसिले में क्या पेशरफ्त है, नून लीग के अपने लोग अब PTI के साथ रुजू क्यों कर रहे हैं, कि क्या नंबर्स चल रहे हैं और इस वक्त क्यों अपोजिशन की बौखलाहट अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है और कुछ मामलात भी हैं जिन पर बात की जाएगी। नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल तारीख़ी गलती की और अपनी इमेच्योरिटी का बाकायदा तौर पर इन्होंने क्लियर पूरी कौम के सामने साइन रखा और पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने और धमकी देने के मुतरादिफ था। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि इदारे न्यूट्रल हैं सियासत को लेकर, इदारे न्यूट्रल नहीं हैं पाकिस्तान के मफाद को लेकर। और इनका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, पहले इन्होंने एलामिया जारी किया, उसके बाद यहाँ तक दौड़ें लगीं कि शहबाज शरीफ साहब ने अरबी में ट्वीट ठोक दिया है। और आप बल्कि ये ट्वीट देखें, इनका अरबी में इन्होंने ट्वीट किया है और ये भी ऐसी इनके मामलात हुए कि धमकियां इन्हें उर्दू में देनी पड़ी लेकिन वजाहतें इन्हें अब अरबी में भी देनी पड़ रही हैं और ये इस हद तक आगे बढ़ गए हैं। ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही मामलात ख़राब नहीं करना चाहते। इस पूरी की पूरी सूरत हाल में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। कल इमरान खान ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट भी दी और अपने कारकुनों से इमरान खान मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनान और सपोर्टर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमारे मुल्क के गद्दार और मुजरिम एक फंदे में फंस रहे हैं, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर गद्दार और हमारे मुल्क के मुजरिम एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी से एक मरतबा किसी ने पूछा था कि तुम्हारे सारे दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं तुम्हारे ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा था कि ये तो अच्छी बात है, अब मुझे अपने दुश्मन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो सब इकट्ठे होंगे और मुझे पता होगा कौन कौन मेरा दुश्मन है, कौन कौन मेरे इस मुल्क का दुश्मन है और मैं उनके ऊपर एक ही कारी ज़रब लगा दूंगा। इस सब के अंदर इमरान खान ने सूफ़ी बुज़ुर्ग शम्स तबरेज़ से मंसूब एक कॉल ट्वीट किया और लिखा कि मुल्क के गद्दार और बदमाश जाल में फंस रहे हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग शम्स तबरेज़ से मंसूब कॉल में कहा गया है कि साजिशियों और जाल साजों से ना घबराओ, अगर चंद लोग आपको नुकसान पहुंचाने या फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। कॉल में लिखा गया है कि गड्ढा खोदने वाले खुद गड्ढे में गिरेंगे, हर बुराई का अंजाम बुरा और अच्छाई का अच्छा सिला होता है, तो इंसाफ में यकीन रखो और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये तमाम तर चीज़ें भी हुई हैं और इमरान खान के इस कोर्ट में बड़े वाज़े इशारे हैं उनके लिए जो समझना चाहें, जो इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकें। इमरान खान ने स्वात जलसे में सिंध हाउस का नाम लिया था, उसके बाद सिंध हाउस में जो तबाहियाँ फिरी, अगले 2 दिन के अंदर जो तमाशे लगे वो पूरी दुनिया ने देखे। अब इमरान खान ने कल का जो एक खिताब था तकरीब के अंदर, रिंग रोड के हवाले से गालिबन तकरीब थी, उसमें कहा था कि अब सब वापस आएंगे और अब बैक गियर लग चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट उनके भी होना शुरू हो चुके हैं और इस दफ़ा इस सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर कोई मुक़्तदर हलके नहीं है बल्कि उनके अपने हलके हैं, उनके अपने हलके की आवाम है, उन्हें अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ख़ातून MNA की साहबजादी से रब्ता किया गया तो उनकी साहबजादी ने कहा कि इन्होंने हमें भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हम अपने दोस्तों में मुंह नहीं दिखा पा रहे कि हमारी वालदा ने काम क्या किया है,
انہوں نے کس طرح سے اپنا ضمیر اور اپنا ووٹ بیچا ہے. ہم اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے. خود تو وہ وہاں پر سندھ ہاؤس کے اندر کھانے کھا رہی ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. تو یہاں تک باتیں چل رہی ہیں. اپنے گھروں سے بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اور ظاہری بات ہے جو لوگ ذرا سے غیرت مند لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، وہ اس چیز کو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس رکھنی ہیں. ناظرین کرام، تحریک انصاف کے منحرف اراکین قومی اسمبلی کے خلاف ایک جانب تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ان کے اپنے حلقوں میں اور ان کے گھروں کے باہر کل رات بھی مظاہرے جاری رہے ہیں. شکر گڑھ میں خاتون رکن اسمبلی وجیہہ قمر کے گھر کے باہر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکن آمنے سامنے آ گئے اور دونوں میں تکرار بھی ہوئی. یعنی کہ نون لیگ کے کارکن ان کے وہاں پر دفاع کے لیے تھے. تحریک انصاف کے کارکنوں کی ریلی ریلوے روڈ سے وجیہہ قمر کے گھر پہنچی تو نون لیگ کے کارکن بھی وہاں پر پہنچ گئے. جبکہ ملتان میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے احمد حسن ڈیڑھ اور رانا قاسم نون کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا. کارکنوں نے ارکان اسمبلی کے خلاف نعرے لگائے. مظاہرین نے منحرف ارکان کو لوٹا اور قبضہ مافیا قرار دیا. تو یہ ان کے لیے اس وقت بڑی صورتحال خراب بن چکی ہے. اب ناظرین کرام، میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں. ایک تو یہ کہ اب حکومت نے سپریم کورٹ سے جو پٹیشن دائر کرنی ہے، جو ریفرنس دائر کرنا ہے آئین کی تشریح کے لیے، وہ بڑا دلچسپ ہے. کیونکہ اس میں جو موجودہ آپ کے چیف جسٹس ہیں جو اس کی سماعت کریں گے، 2018 میں وہ ایک بینچ کے سربراہ تھے. اس بینچ نے فیصلہ دیا کہ جب آئین میں نااہلی کی مدت نہیں لکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نااہلی تاحیات ہوگی. اس نے وہ بجلیاں گرائی ہیں، کیونکہ یہی کیس ابھی اس فیصلے کی روشنی میں انہی شخص کے سامنے ہوگا جنہوں نے یہ ججمنٹ دی. وہ اپنی ججمنٹ کے خلاف تو نہیں جا سکتے، ظاہری بات ہے انہوں نے وہ ججمنٹ کچھ سوچ کے دی ہوگی. تو اب وہی چیف جسٹس ہیں جو اس ٹائم بینچ کے سربراہ تھے اور ان کے سامنے یہ فیصلہ آئے گا، جس میں امکانات ہیں کہ انہیں 5 یا تاحیات نااہلین کی سیاست ختم. یہ جو پھر نون لیگ کے ٹکٹوں کو پھر یہ صرف اور صرف دیکھ ہی سکیں گے، انہیں استعمال نہیں کر سکیں گے. اس سب میں اٹارنی جنرل نے یہ بھی پوچھا ہے کہ فلور کراسنگ پر رکن اسمبلی کیا صادق اور امین بھی رہ سکے گا؟ ظاہری بات ہے وہ جھوٹا ہے، اور کیا وہ صادق اور امین نہیں رہتا تو وہ اس پورے کے پورے معاملے میں تمام تر چیزیں سامنے ہیں. اور اس میں ایک اور لاجک بھی دی جا رہی ہے. وہ لاجک یہ ہے، اور وہ لاجک بڑی جسٹیفائڈ ہے، کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ایک جرم کرنے جا رہا ہے، آئین میں یہ جرم ہے، آئین میں اس کی سزا ہے، اگر آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ ایک شخص جرم کرنے جا رہا ہے تو آپ اس شخص کو روکیں گے یا کہیں گے نہیں پہلے قتل کر لو اس کے بعد ہم آپ کو سزا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ پریمپٹیو میئرز بھی لے سکتے ہیں، آپ کو پریکاشنری میئرز بھی لینے ہوتے ہیں ایک جرم کو روکنے کے لیے. اور یہ تو واضح ہو چکا ہے، انہوں نے نوٹسز کل جو جاری کی ہیں 7 دن کا ٹائم دیا ہے. اس دن بالکل جیسے 1 بجے گا یہ جواب نہیں دے پائیں گے یا مطمئن نہیں کر پائیں گے، انہیں سیدھا فارغ. اور یہ جو رمیش کمار ہے یا پھر جو خواتین ارکان ہیں جو کہ مخصوص نشستوں پر، انہیں تو ویسے ہی فارغ کر سکتے ہیں. انہیں تو شوکاز کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ووٹ کے بغیر بنے ہیں، یہ حلقوں سے نہیں بنے. اور اس ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 منحرف ارکان نے واپسی کے لیے رابطہ کر لیا ہے. اور رات گئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی ہے. فوج والے معاملے پر آنے سے پہلے میں ذرا تازہ سارا معاملہ آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد پی ٹی آئی کے سامنے آنے والے ناراض اراکین اسمبلی میں سے 3 نے واپسی کے لیے پارٹی سے رابطہ کر لیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کی اتحادی جماعتوں اور جہانگیر ترین گروپ سے رابطوں اور منحرف ارکان کے رابطوں سے متعلق بریفنگ دی گئی. بریفنگ کے دوران وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 3 منحرف ارکان نے واپس آنے کے لیے رابطہ کیا ہے، جس پر وزیر اعظم نے حکومتی ٹیم کو سیاسی رابطے جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. پاکستان تحریک انصاف کے باقی ارکان قومی اسمبلی سے پنجاب حکومت کے وزیر کے رابطے کا بھی انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق سندھ ہاؤس میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض اور قاسم نون سے پنجاب حکومت کے ایک انتہائی اہم صوبائی وزیر نے رابطہ کیا ہے، اور یہ کنفرم کر رہے ہیں، ذرائع اس حوالے سے کلیم کر رہے ہیں. رابطے کے دوران اراکین سے کہا گیا ہے کہ پارٹی میں واپس آ جائیں، ہم سب کچھ بھول جائیں گے، رات گئی بات گئی، اور صبح کا بھولا گھر کو رات کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں. صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ٹاسک ملنے کے بعد منحرف ارکان سے رابطہ کیا ہے. اور رابطہ کرنے والے جو صوبائی وزیر ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا تعلق ملتان سے بتایا جا رہا ہے. اور صوبائی وزیر کے مطابق اس وقت یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. حکومت کی جانب سے ترین گروپ کو بھی منانے کی کوشش جاری ہے، اور عمران خان کی ہدایت پر وزیر تعلیم مراد راس نے ترین گروپ سے رابطہ کیا ہے، اور ترین گروپ کے رہنما صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال نے رابطے کی تصدیق بھی کر دی ہے. اور یہ ابتدائی ملاقات کی نشست
कल मैं आपको ये बताऊं कि 2 घंटे तक जारी रही और इसमें तरीन ग्रुप के 6 अरकान भी शामिल थे, जबकि इत्तेहादी बैकफुट पे चले गए हैं। उनकी आनियाँ जानियाँ आपको याद होंगी, मुलाकातें, स्टेटमेंट्स, बयान और हर चीज़। और अब वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल इंटरव्यू उन्होंने कहा हम एम के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एम खामोश है क्योंकि इत्तेहादी भी अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सी चीज़ें लेके चल रहे हैं। सरदार आमिर तलाल खान गोपंग हैं, नाज़रीन कराम, अगर मैं इनके नाम को सही ले रहा हूँ, तो इन्होंने भी कहा है कि मैंने ये एक वही वापसी का रास्ता जो है ना, और ये एक प्रेस रिलीज़ इनका बन जाएगा, मैं बहक गया था, या ये तो नहीं बोलेंगे खैर, लेकिन कहेंगे कि मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी, पॉलिसियों से थोड़ा इख्तलाफ था, वोट अवाम की अमानत है, इंशाल्लाह इसका सही इस्तेमाल होगा, अपने हल्के की अवाम को कभी मायूस नहीं करूँगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ, सरदार आमिर तलाल खान गोपांग जो हैं MNA, उन्होंने ये स्टेटमेंट इस वक्त जारी कर दी है और टीवी पर आकर भी उन्होंने बयान दिया है कि देखिए मेरा इख्तलाफ था, मैंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, ये तो मेरी अपनी पार्टी है और तमाम तर चीज़ें उसी तरह से हम लेकर चलेंगे और किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे। एक जानिब तो ये है, दूसरी जानिब ज़ाहिर बात है अब तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये पंजाब के अंदर भी तहरीक एतमाद लाना चाह रहे थे, ऐसा ये एक दफ़ा तो अपोजिशन की गुड्डी चढ़ी थी ना, फिर ऐसा बो काटा हुआ कि अब ये प्लान बी के अंदर कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया कि प्राइम मिनिस्टर खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले और दिखाए सबको, अगर वो भी हो गया फिर हम कोई प्लान सी बनाएंगे, फिर प्लान डी बनाएंगे, फिर शायद इनका प्लान ई ये होगा कि ये जैसे आजकल इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, स्कीम बनाई हुई है, मौलाना सदर होंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, बिलावल भी कोई वज़ीर होंगे सीनियर, सारा कुछ होगा। तो इस सब के अंदर हो सकता है कि बस यही इन्हें फिर कहा जाएगा कि घर में ठीक है खेल लो, एक बंदा वज़ीर आज़म बन जाए, एक सदर बन जाए, एक काबीना बन जाए, बस बच्चों का शोर बाहर ना आए। गालिबन यही इनका प्लान सी होगा, क्योंकि एंड पे फिर यही किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की इस वक्त बौखलाहट दिखा रही है कि कौन फ्रंट फुट पर है और कौन बैक फुट पर खेल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूँ नाज़रीन कराम के वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पंजाब के हवाले से बहुत से लोग मेरे से अपडेट्स मांग रहे थे। उन्होंने कहा है कि पंजाब में इस वक्त कई ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, और उनसे जब पूछा गया कि क्या उस्मान बुज़दार को हटाने का कोई प्लान है, तो उन्होंने कहा कि हटाने का प्लान हम चाहते तो हैं नहीं है, लेकिन इस वक्त वहाँ एक सूरत हाल है, वज़ीर आज़म यकीनन इस पर गौर करेंगे, हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहते। अब नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूँ कि गुज़श्ता चंद दिनों से जब से तहरीक एतमाद आई है, उसके बाद से पाकिस्तान की अफवाज की न्यूट्रलिटी और उनका न्यूट्रल रहना इस वक्त बहुत ज़ेर बहस है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हैं और मैंने अपने लाइव सेशंस में भी ये बात कही है कि भारत भी इसमें मुलव्वस है, बहुत से फेक अकाउंट्स हैं। और इस हवाले से आज मैं आपको बताऊं कि ISPR की तरफ से एक ट्वीट किया गया, और आप देख सकते हैं ये ट्वीट जो है ये शाद रहे पाकिस्तान, और ये बेसिकली एक नगमा भी जारी हुआ है और कैंपेन है पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पे। अब इसके जो रिप्लाइज़ हैं या इसके जो कोट ट्वीट्स हैं, जिसे आप कहते हैं कि शेयर करना विद अ कमेंट, उसके अंदर बहुत सी गालियां हैं, बहुत से मामलात हैं, और PTI के हामियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर 23 मार्च के हवाले से ताज़ा ट्वीट पर इंसाफियों की तरफ से एक भरपूर और सख्त रद्द अमल आया, और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि सब ही इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़े, ये सब, और इसके अंदर फिर गुल बुखारी और इस तरह का माफिया घुस गया कि ये देखें जी लड़ पड़े हैं, ये हो गया वो हो गया। इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है वो बड़े क्लियर हैं, और उन्होंने 4 दिन पहले क्यों फिर जलसे में कहा कि कोई मेरे आर्मी चीफ को बुरा कहे और मुझे अच्छा कहे तो मुझे तो ये कबूल नहीं होगा। नवाज शरीफ को तो बड़ा अच्छा लगता था जब इंडिया कहता था कि राहील शरीफ दहशत गर्दों का सरबराह, नवाज शरीफ अच्छा है, वो इस बात से खुश हो जाता था। मुझे कोई दुनिया का अच्छा तरीन आदमी कह ले, मेरे आर्मी चीफ को बुरा कहे, तो मैं तो उसके सामने डट खड़ा हूँगा। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान का मौक़िफ़ यही है, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि कम्युनिकेशन गैप भी है, ताल्लुकात के अंदर सर्दमहरी भी है, और न्यूट्रलिटी का मतलब हरगिज़ ये इस वक्त नहीं है। और अपोजिशन की कल की बौखलाहट और एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने से आप समझ गए होंगे कि वो भी इस वक्त परेशान है कि ये न्यूट्रल ही क्यों हो गए हैं। हम तो समझ रहे थे कि इनके न्यूट्रल होने का मतलब है कोई हमें सहारा देंगे, लेकिन ये तो सहारा दे नहीं रहे, ये तो सियासत से बिल्कुल दूर है। तो उन्होंने फिर इस बौखलाहट के अंदर अटेंशन सीकिंग के लिए ये काम किया, जो कि बड़ा शदीद बैकफायर हुआ। फिर इन्हें खुद ही अपने सॉफ्टवेयर बैठ के ट्यूनिंग करनी पड़ी, किसी और ने नहीं की, इन्होंने खुद ही अपने बैठ के खुद सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिए। इस सब के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर अरसलान खालिद हैं, ये फोकल पर्सन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बराए डिजिटल मीडिया। मेरी इनसे गुफ्तगू भी हुई और इन्होंने ट्वीट भी किया, और मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इनसे एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इस कंसर्न का इजहार किया कि इन ट्रेंड्स के पीछे फ़ेक अकाउंट्स हैं जो कि PTI का लबादा ओढ़कर ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस चीज़ को समझती है, और उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया कर दिया।
आप देख सकते हैं द यूजुअल सस्पेक्ट्स आर एट इट अगेन ट्राइंग टू क्रिएट टॉक्सिक इन्वायरमेंट यूजिंग सम फेक अकाउंट्स एंड ट्राइंग टू पुट ब्लेम ऑन पीटीआई। यानी कि इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल और एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके पीटीआई पर उसका इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। माई मैसेज फॉर देम इज़ पीटीआई पीपल आर स्मार्ट इनफ एंड वोंट फॉल इन योर ट्रैप, सो सेव द एनर्जी विल बी यूजफुल फॉर यू आफ्टर फेलियर टू आउस्ट खान। वो कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग बड़े समझदार हैं, अपनी तवानाइयाँ बचाएं और उन्हें तब इस्तेमाल कीजिएगा जब आपकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि डॉक्टर अरसलान ने इस बात के हवाले से वाज़े कर दिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रिफ्ट बनाने की और एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पीटीआई के सोशल मीडिया के कारकुनान या सपोर्टर्स इसमें इस ट्रैप में फॉल हो जाएँ। और मैं तो पहले भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर इंडिया, और सारी बात है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमने अपने इदारों के साथ खड़े होना है, अपने इदारों को लेकर चलना है और हमारे इदारे हमारा फ़ख्र है। और मेरी आप सबसे भी ये दरख्वास्त होगी, चाहे जो भी पार्टी हो, देखें इदारे अपनी बिल्कुल मामलात क्लियर रखे हुए हैं और पाकिस्तान के मामले पे वो न्यूट्रल नहीं है, सियासत में वो न्यूट्रल है और इससे पर एतराज़ किसी को होना नहीं चाहिए। और जिसे एतराज़ है वो तो बड़ा गलत एतराज़ है और ये एक पूरी साजिश थी जिसे बेनकाब किया गया है और मंसूबा नाकाम बनाया गया है और इन्हें एक मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज पाइंदाबाद ये नारा ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।